जय हिंद। आज पुनः इस क्लास में बात करने वाले हैं हम मध्य प्रदेश बोर्ड द्वितीय परीक्षा 2026 में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की, जो कि परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज हमने इस लेक्चर में लिए हैं 2023, 2024, 2025 और 2026 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। तो यह तो है कि यदि हमने इन 4 पेपर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर लिया, इनको याद कर लिया, तो हमारे 32 नंबर पक्के हो ही जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की संभावना नहीं रहेगी। तो इन प्रश्नों को कर लिया मतलब हमारे 32 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे, 100% वो हमसे बनेंगे। तो चलिए हम पहले बात करेंगे 2023 के परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की। तो हम चलते हैं, यह हमारा रहा 2023 हाई स्कूल परीक्षा का पेपर, जिसमें पहला प्रश्न हम देखेंगे। यहां पर पहला प्रश्न जो है हमारा वह है सही विकल्प हमें यहां पर चुनना है। यहां पर हमें सही विकल्प के आंसर देना है, जिसमें पहला प्रश्न है 6 और 20। यहां पर संख्याएं दी गई 6 और 20 और हमें एचसीएफ यहां पे बतलाना है। तो हम जैसे कि पहले भी इन संख्याओं का एचसीएफ निकाल चुके हैं कि 6 और 20 का एचसीएफ जो होता है वह होता है 2। इसका आंसर हो जाएगा सी। हमारा दूसरा क्वेश्चन है त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो चूंकि ये त्रिघात बहुपद है इसलिए इसके केवल 3 शून्यक होंगे, अधिक से अधिकतम 3 शून्यक होंगे। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि प्रश्न है हमारा तीसरा। समीकरण निकाय a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 दिया गया है तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त। यहां पर हमसे पूछा गया है अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है? तो यहां पर ऑप्शन जो दिया गया है, पहला a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है यही हमारा अद्वितीय हल होने की शर्त है। और जो हमारा सी ऑप्शन दिया गया है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, यह होता है कोई हल नहीं। इसका आंसर होता है कोई हल नहीं। यह कोई हल नहीं की शर्त है। और यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया गया है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यह होती है अनंतः अनेक हल। अनंतः अनेक हल, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन जो है वह इस तरीके से होती है और हमारा आंसर अद्वितीय हल का होगा बी ऑप्शन। चलिए हम देखते हैं प्रश्न जो चौथा है हमारा, वह है द्विघात समीकरण का मानक रूप। यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है ए वर्ग एक्स। चूंकि ए वर्ग नहीं होता है, एक्स वर्ग होता है, तो यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी, हमारा ये ऑप्शन सही है लेकिन इसमें बराबर नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। यह हमारा होगा बहुपद। ये हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद। यदि बहुपद पूछा जाता तो ये हमारा आंसर हो सकता था। यहाँ पर है ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा ये जो है सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमारा जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वह ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 होता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक हमारा जो 5वां है, एपी हमें यहाँ पर दी गई है समांतर श्रेणी ऋण 3 ऋण 1/2 2 का 11वां पद हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम यही देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ए है, ए का मान हमारा दिया गया है ऋण का 3। यदि हम डी की बात करें तो डी जो होगा, डी निकालने के लिए हम ऋण का 1/2 में से घटाएंगे क्या? ऋण का 3। तो ऋण हमारा चिन्ह है और ऋण 3 है तो ऋण और ऋण हो जाएगा धन। तो यहां से हम देखें, इसको सॉल्व करें तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 5, 5/2। तो यहाँ पर हमारा डी का मान हो जाएगा 5/2। तो यहाँ पर हमें 11वां पद निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ए 11 बराबर, तो ए धन 10 डी, ये हमारा सूत्र हो जाएगा 11वां पद निकालने के लिए। ए का मान हमारा ऋण का 3 धन 10, डी का मान हम रख देंगे 5/2। यहाँ पर हम देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऋण का 3 धन, यहाँ से देखें
दो पंचे 10 कट जाएगा ये, और पचम 25 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 25, और यहां पर 25 में से यहां पर 3 घट जाएगा तो आ जाएगा हमारा 22। तो यहां पर A11 मतलब 11वां पद जो होगा वो हो जाएगा हमारा 22, जो कि ऑप्शन हमें बी में दिया गया है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु होता है उसकी तिर्यक ऊंचाई का सूत्र हमें यहां पर लिखना है। तो जो शंकु होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो शंकु होता है इस तरीके से, ये हमारा शंकु होता है इस तरीके से, तो ये जो होती है ये कहलाती है हमारी तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी होती है त्रिज्या आर, और ये हमारी होती है ऊंचाई एच। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है, इसलिए एल जो है हमारा वो कर्ण है, तो हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर लंब हमारा एच है तो एच स्क्वायर धन आधार आर है तो आर स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा, और यदि है तो इसको हम एल बराबर इसका वर्ग को हम पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल लग जाएगा, और एच स्क्वायर धन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हम देख लेते हैं कि एल बराबर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर नहीं होगा, रूट लगेगा। यहाँ पर एल स्क्वायर बराबर तो रूट नहीं लगेगा, यहाँ पर रूट है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखते हैं एल बराबर रूट के अंदर आर स्क्वायर धन एच स्क्वायर, तो ये जो डी हमारा है ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 में की बात करें तो यहाँ पर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर रिक्त स्थानों में पहला प्रश्न है करनी 2 एक खालिस्तान संख्या है। हम जानते हैं कि यदि रूट के अंदर यदि अभाज्य संख्या लिखी हुई है, अभाज्य संख्या, यदि रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर करनी के अंदर यदि अभाज्य संख्या लिखी हुई है तो वो है हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर करनी 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि यहाँ पर जो 2 है वह एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 जो हमारा दिया गया है, श्रीधराचार्य ने एक सूत्र प्रतिपादित किया जिसे अब खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है हमारा वह क्या होता है, x बराबर ऋण v प्लस माइनस रूट अंदर b वर्ग ऋण 4ac बटे में होता है 2a। ये हमारा जो श्रीधराचार्य सूत्र है जिसे अब जाना जाता है द्विघाती सूत्र से। इसको हम द्विघाती सूत्र या द्विघात सूत्र के नाम से भी जानते हैं, द्विघात सूत्र या द्विघाती सूत्र के नाम से भी हम इसको जानते हैं। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर तीसरा है एपी समांतर श्रेणी में 5, 10, 15 का 10वां पद हमें ज्ञात करना है। अभी हमने देखा था यदि ऐसे क्वेश्चनों में 10वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पर हम देख लें कि ए का मान कितना होगा, 5, हमारा पहला पद जो है ए है। डी का मान निकालना है तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी का मान निकालने के लिए हम 10 में से 5 को घटा देंगे, तो 10 में से 5 घटेगा तो आ जाएगा 5। चूंकि हमें 10वां पद ज्ञात करना है तो ए 10 बराबर लिखेंगे ए धन 9d, ए धन 9d लिखेंगे, और यहाँ पर ए का मान 5 है, 9 और डी का मान भी 5 है। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो 5 धन 9 पना 45, और 45 में 5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 50। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा कि 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद हो जाएगा हमारा 50। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी जो त्रिभुज होते हैं वह होते हैं समबाहु, जो समबाहु त्रिभुज होते हैं वह समरूप होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी खालिस्तान कहलाती है। तो यहां पर हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है। तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, यदि कोई बिंदु यहां पर है जिसके निर्देशांक एक्स वाई है, ठीक है, तो एक्स अक्ष से दूरी पूछा गया, ये है एक्स अक्ष। एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वह क्या है, ये वाई है, ये हमारा क्या है, वाई है। तो वाई निर्देशांक होता है, क्या होता है, वाई। और वाई को, एक्स को हम कहते हैं भुज, एक्स को हम कहते हैं भुज, और वाई को हम कहते हैं कोटि, वाई को हम कहते हैं कोटि। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष से दूरी जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी कोटि।
अगला प्रश्न जो है छठवा, एक निश्चित घटना की प्रायिकता, एक निश्चित घटना जो होती है वह जो होती है उसकी प्रायिकता जो होती है वो एक होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता एक, निश्चित घटना की, और असंभव घटना, असंभव घटना जो होती है, असंभव घटना, असंभव घटना की प्रायिकता जो होती है वह शून्य होती है। तो इस प्रकार हमने इन खालिस्तान के प्रश्नों को देखा। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। तो प्रश्न क्रमांक 3 जो है हमारे सामने आ गया है और इसमें पूछी गई हैं सही जोड़ियां। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है, सही जोड़ियां हमसे पूछी गई हैं, जिसमें पहला प्रश्न जो है हमारा वह है साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए का मान होता है एक। क्या होता है, एक होता है। तो ये हमारा जो है पहला ऑप्शन हो जाएगा एक। चूंकि tan 90 माइनस ए, दूसरा है tan 90 माइनस ए, चूंकि ये प्रश्न जो है वह हट गए हैं लेकिन 2023 में शामिल थे। तो यहाँ पर प्रश्न है tan 90 माइनस ए जो होता है, tan 90 माइनस ए हो जाता है हमारा cot ए, जो कि ऑप्शन हमें दिया गया है, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए हमारा होता है। तो इसका मान होता है, चूंकि हम जानते हैं sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान होता है एक, और 9 कॉमन निकल के आ जाएगा, तो 9 का 1 से गुणा होगा तो 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा 9, यहाँ पर दिया गया है, ये तीसरा हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा है बिंदुओं 0 4 और 3 0 के बीच की दूरी। हमें यहाँ पर 0 4 और 3 0, चूंकि यहाँ पर यदि हम बीच की दूरी देखें तो 3 का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 9 धन 4 0 है तो 4 का स्क्वायर होगा 16, और 16 और 9 क्या हो जाएगा 25, और 25 का हम रूट लगाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5। तो इसका आंसर होना चाहिए 5, जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया गया है, ये हमारा हो जाएगा चौथा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करना है, क्योंकि हम पहले भी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी के प्रश्नों को हल करा चुके हैं, समझा चुके हैं, तो उन प्रश्नों को जरूर आप देख लें। यहाँ पर अगला प्रश्न है घनाभ का आयतन। जो घनाभ होता है उसका आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है तीनों भुजाओं का गुणनफल। अर्थात यदि कोई घन है जिसकी भुजा ए बी और सी है तो उनका जो आयतन होता है वह हो जाएगा बी ए सी, अर्थात ए बी सी भी हम कह सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 5। चूंकि यहाँ पर है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए वर्ग, जो कि हमें दिया गया ई में, तो ये हो जाएगा हमारा छठवा। तो यहाँ पर हमें अब यहाँ पे एक छूट गया हमारा ए क्यूब। ए क्यूब जो होता है, ए क्यूब पर 3 की घात अर्थात भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा जो होता है घन का आयतन, ये हमारा होगा घन का आयतन। तो यहाँ पर भी एक दिया गया है, तो ये हमारा घन का आयतन है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इन सही जोड़ियों को यहाँ पर देखा है। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 4। तो जो प्रश्न क्रमांक 4 है उसमें कहा गया है एक शब्द या वाक्य में उत्तर हमें यहाँ पर देना है। प्रश्न क्रमांक 4 में प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर हमें देना है, और प्रश्न पहला जो है वह है द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग धन वी एक्स धन सी बराबर 0 के विविक्तकर का सूत्र। यहाँ पर जो विविक्तकर होता है द्विघाती समीकरण को हल करने के लिए, विविक्तकर का मान ज्ञात करने के लिए, तो उसका मान जो होता है वह होता है डी बराबर बी वर्ग ऋण 4ac, ये हमारा होता है विविक्तकर का मान। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो जो हमें n पद दिए जाते हैं किसी एपी श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, तो उसके n पदों का योगफल का जो सूत्र होता है वह होता है SN बराबर होता है n/2 कोष्टक के अंदर 2a धन n-1 और d और कोष्टक 1। तो ये हमारा होता है SN अर्थात n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र। यहाँ पर है अगला प्रश्न उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। ये हमारी होती है क्षैतिज, ये होती है हमारी क्षैतिज रेखा, ये हमारी क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। और क्षैतिज रेखा, और यहाँ पर यदि कोई वस्तु है, ये हमारी क्या है वस्तु, तो क्षैतिज रेखा यदि यहाँ पर आंख है हमारी क्षैतिज रेखा ये हमारी आंख है, तो यहां से हम जब वस्तु को देखते हैं
तो यहां पर जो कोण बनता है तो ये हमारा कोण कहलाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ये हमारी वस्तु है यहां पर, और ये हमारी क्षैतिज रेखा, और ये इसको हम कहते हैं दृष्टि रेखा। ये क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। तो हम कह सकते हैं कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए सिर को हम ऊपर की ओर उठाते हैं। तो ये परिभाषा हो जाएगी हमारी उन्नयन कोण की। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जब हमारा यहां पर हम कह सकते हैं कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से, जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज स्तर होता है, उससे कब बनता है? ऊपर की ओर बनता है। यदि क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर बनता है तो उन्नयन, यदि ये क्षैतिज स्तर से यहां नीचे की ओर बनता तो उसको बोलते फिर हम अवनमन। अवनमन, उसको हम अवनमन कोण बोलते। चलिए हम प्रश्न क्रमांक चौथा है, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? जो स्पर्श रेखा है और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को, तो हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि ये हमारा वृत्त है और ये हमारी स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा और वृत्त, ये वृत्त और ये हमारा जो है यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु है, मान के चलिए ए, ये हमारा उभयनिष्ठ बिंदु है। तो इस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? तो इस उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं हम? इस उभयनिष्ठ बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो इसको कहा जाता है स्पर्श बिंदु। अगला प्रश्न है पांचवा, पासे को एक बार फेंकने पर संख्या 8 प्राप्त करने की क्या प्रायिकता है? चूंकि हम पासा जानते हैं कि पासा को जब हम फेंकते हैं तो संख्या क्या आती है? वह 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। लेकिन पासे में 8 फलकें तो होती ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो 8 प्राप्त होने की जो प्रायिकता होगी वह होगी हमारी 0, अर्थात यह एक असंभव घटना है। कैसी घटना है? असंभव घटना है। ठीक है, अगला है वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। हमें जब वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को 20 को और 40 को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो 20 और 40 को जोड़ें तो होगा 60, 60 में 2 से भाग देंगे तो 2 3 6, तो आ जाएगा हमारा 30। तो ये हमारा होगा वर्ग चिन्ह। तो इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों को प्रश्न क्रमांक 4 में जो हमें एक शब्द में या वाक्य में उत्तर दिए गए थे उनको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की, और इस प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया है निम्नलिखित में सत्य और असत्य लिखिए। हमें यहाँ पर सत्य और असत्य को बतलाना है। और यहाँ पे पहला है प्रश्न कि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ये हमारा सत्य है कि जो दो समरूप त्रिभुज होती हैं उनकी संगत भुजाएं कैसी होती हैं? समानुपाती होती है। ये हमारा हो जाएगा सत्य, ये हो जाएगा सत्य। दूसरा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यह भी सही है, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वह संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यह भी हमारा हो जाएगा सत्य, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 जो है वह है दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो दृष्टि रेखा जो होती है, अभी हमने देखा था, दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख को उस वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। तो ये भी हमारा सत्य है, तो ये रेखा दृष्टि रेखा ही कहलाती है। अगला है चौथा, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा है। तो चूंकि स्पर्श रेखा छेदक रेखा नहीं होती, स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करती है या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त को, छेदक रेखा दो बिंदुओं पर। तो ये हमारा हो जाएगा असत्य, ये हो जाएगा असत्य। अगला है पांचवा, बिंदु 7 1 और 0 0 के बीच की दूरी 5 करनी 2 है। तो यहां पर हम देखें कि यहां पर रूट के अंदर 7 का वर्ग करेंगे 7 7 49 हो जाएगा हमारा, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 है। तो क्या जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा हमारा 50, और 50 का हम तोड़ें तो 5 25 दूनी 50, तो 5 बाहर और करनी के अंदर 2। तो यहाँ पर आंसर भी हमें 5 करनी 2 ही है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा छठवा, शंकु का आयतन। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो छठवा है, हम प्रश्न क्रमांक छठवा है, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का आधा होता है यदि शंकु और बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई एक समान है। यदि शंकु और बेलन की त्रिज्याएं और ऊंचाई समान होती हैं तो शंकु का जो आयतन होता है वह बेलन के आयतन का आधा होता है। यह हमारा असत्य है, यह हमारा असत्य है, क्योंकि जो शंकु का आयतन होता है वह बेलन के आयतन का 1/3 होता है। 1/3 गुना या 1/3 हम कह सकते हैं, 1/3 होता है। तो यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 5 तक के प्रश्नों को हमने 2023 के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पर हल किया है। अब हम बात करेंगे 2024 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। अब हम बात करेंगे प्रश्न पत्र 2024 की, इसमें पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की। तो हम 2024 के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की चर्चा करें तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसमें हमारा पहला जो प्रश्न है वह है द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c का आलेख का प्रकार होता है। तो जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो आलेख होता है उसका आंसर होता है परवलय। यहाँ पर हम आंसर देखें तो उसका आंसर क्या होगा, परवलय। आलेख का प्रकार क्या होता है, परवलय होता है। हमारा जो प्रश्न क्रमांक 2 है रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 एवं a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। इसमें हमें कहा गया आश्रित एवं संगत। इनके हल हमें कैसे बतलाना है, आश्रित एवं संगत होता है जब। तो आश्रित कब होते हैं, यदि हम इसको समझ लें तो आश्रित दो कंडीशंस में संगत जो होते हैं, संगत की यदि हम बात करें तो संगत दो कंडीशन में होते हैं, एक अद्वितीय हल में, एक अद्वितीय हल में, और एक होता है हमारा अनेक हल में, अनंतः अनेक हल में, अनेक हल। तो लेकिन यहां पर कहा गया है अब आश्रित। आश्रित तब होते हैं जब वह अनेक हल होता है, अनेक हल में वो आश्रित होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ये हमारा है अद्वितीय हल का, अद्वितीय हल का। यहाँ पर a1 बटा b1 तो ये तो होता ही नहीं है, a1 बटा a2 होता है, b1 नहीं होता। यहाँ पर देखें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ये होता है हमारा अनेक हल, अनेक हल, ये हमारा अनेक हल का है। तो हमें आश्रित एवं संगत पूछा था तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। और यहाँ पर जो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, यह होता है कोई हल नहीं, यह होता है कोई हल नहीं का, कोई हल नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न को हमने देखा है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3 की, यहाँ पे कहा गया है द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते। यदि मूल वास्तविक नहीं होते हैं, यहाँ पर 3 कंडीशन होती हैं कि जो b वर्ग ऋण 4ac होता है इसका मान जो होता है यदि बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न होते हैं। दूसरा, यदि b वर्ग ऋण 4ac का मान 0 के बराबर होता है तो इसके मूल वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है हमारा, तीसरा ऑप्शन होता है v वर्ग ऋण 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो इसके मूल वास्तविक नहीं होते, जो कि हमारा ऑप्शन हमें प्रश्न में कहा गया है। तो हमें ये ऑप्शन देखना है कि b वर्ग ऋण 4ac छोटा है 0, तो b वर्ग ऋण 4ac छोटा है 0, तो हमारा ये डी ऑप्शन में हमें दिया गया है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर हमें दिया गया है एपी। यहाँ पर हमें एपी समांतर श्रेणी दी गई है ऋण 3 ऋण 1 बटा 2 2 डेड डैश का 11वां पद। अभी हमने 11वां पद इसका निकाला था, क्योंकि यह प्रश्न जो है 2023 में भी पूछा गया है और हम बात कर रहे हैं अभी 24 की, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 22। ठीक है, हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है, तो पहला 640 से 546 हमें दिया गया है यहाँ पर, और 476 से 550 फिर दिया सी में दिया गया है 1777 से 1855 और यहाँ पर 770 से 850। ये 640 से 546 जो है हमारा ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न जो है हमारा बिंदु P हमें दिया गया है 3 2 और Q दिया है ऋण 2 ऋण 3 के बीच की दूरी
है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वह आता है 7.07 लगभग, ये हमारा आंसर होता है। यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है वह है रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की यहाँ पर हमें पूर्ति करना है और यहाँ पर पहला ही प्रश्न है करणी 3। तो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि इस तरीके की जो संख्याएं अभी हमने 2023 में भी देखा था कि इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा है चर x के बहुपद px में x की जो उच्चतम घात होती है वही कहलाती है बहुपद। बहुपद की घात कहलाती है। उच्चतम घात x जो है चर, उसकी उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पर तीसरा है द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 को हल करने का द्विघाती सूत्र है। द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, हमें इस प्रश्न को देखा था, तो इसका आंसर होगा x बराबर ऋण b धन ऋण रूट लगा के इसमें लिखना है v वर्ग ऋण 4ac और बटा इसमें आ जाता है 2a। तो ये हमारा आंसर होता है द्विघाती सूत्र का। चलिए यहां पर जो अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 7, 13, 19 से लेके 205 में पदों की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर हमें पदों की संख्या देखना है, क्योंकि इस प्रश्न में जो पदों की संख्या निकल के आती है वह होती है 34। इन प्रश्नों को सॉल्व किया गया है। आप मेरे द्वितीय परीक्षा की तैयारी के लिए जो लेक्चर हैं उनको जरूर देखें, उनमें इन प्रश्नों को हमने सॉल्व किया है। अगला प्रश्न है सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहां पर आ जाएगा समबाहु। यहां पर आ जाएगा हमारा समबाहु। जो समबाहु त्रिभुज हैं वह कैसे होते हैं, हमारे समरूप त्रिभुज होते हैं या कहलाते हैं। अगला है त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण थीटा अंशों में थीटा है कि संगत चाप की लंबाई। यहां पर चाप की लंबाई जब पूछा जाता है तो लिखा जाता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई r। यदि पूछा जाता है चाप की लंबाई, यदि क्षेत्रफल पूछा जाता है तो थीटा बटा 360 गुणा पाई r वर्ग, यह पूछा जाता है क्षेत्रफल के लिए। तो ये हमारे लिए यहां पर दिए गए थे रिक्त स्थान। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है प्रश्न क्रमांक 3 और इसमें कहा गया है सत्य असत्य। प्रश्न क्रमांक 3 जो है इसमें हमें सत्य असत्य यहां पर हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रियक छेदी रेखा कहते हैं। तो वृत्त को यदि दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है कोई रेखा तो उसे कहते हैं हम छेदक रेखा। त्रियक, इस प्रश्न का आंसर हमारा सत्य होगा। त्रियक छेदी लिखा है यहाँ पर, इसलिए ये रेखा, यह जो होगा प्रश्न वह हमारा सत्य होगा। अगला है एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, तो एक निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो एक होती है, ये हमारा सत्य है। अगला है तीसरा अर्धगोले के आयतन का सूत्र जो होता है, अर्धगोले का आयतन का सूत्र जो होता है 1/3 पाई r क्यूब है, जबकि r गोले की त्रिज्या है। तो जो चूंकि अर्धगोला होता है, अर्धगोले का आयतन जो होता है 1/3 जो नहीं होता, यहाँ 2/3 होता है, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य, ये असत्य हो जाएगा। अगला है चौथा कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, तो ये सत्य है। त्रिकोणमिति का उपयोग करके हम एक कार्य कर सकते हैं। तो चौथा प्रश्न हमने आ रहा सत्य है। यहाँ पर बात करते हैं हम पांचवें प्रश्न की। तो पांचवा प्रश्न जो है दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये माध्य नहीं कहलाता, ये हमारा कहलाता है बहुलक। जो अधिक बार आता है वह हमारा कहलाता है बहुलक। छठवां है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग एक होता है। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग जो होता है वो एक होता है, ये हमारा हो जाएगा सत्य, ये है सत्य। हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर जो 2024 में जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें पूछी गई है हमारी सही जोड़ियां। यहाँ पर प्रश्न क्या है, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ियां हमें यहाँ पर मिलाना है।
और यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वह है साइन स्क्वायर 25 धन कॉस स्क्वायर 25। जैसे अभी हमने 2023 में देखा था साइन स्क्वायर ए धन कॉस स्क्वायर ए, तो इसका मान भी एक ही होता है जो कि ऑप्शन सी में हमें यहाँ पर दिया गया है। दूसरा है टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं यहाँ पर कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा ऑप्शन। तीसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वह होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा, तो जो कि ऑप्शन हमारा एफ में दिया गया है, ये हमारा हो जाएगा तीसरा आंसर। चौथा है टेन 30, टेन 30 का मान कितना होता है, तो टेन 30 जो होता है उसका मान होता है 1/3। टेन 30 का मान कितना होता है, 1/3 जो होता है वह होता है हमारे टेन 30 का मान। चलिए हम अगला देखते हैं कि अगला जो है हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यहाँ पांचवा जो दिया गया है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अभी हमने देखा था, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा पांचवा। और अगला है अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन हमने अभी बतलाया था 2/3 पाई आर क्यू होता है, तो ये हो जाएगा हमारा छठवा। पांचवा, और जिसमें कहा गया है प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में हमें यहाँ पर उत्तर लिखिए या उत्तर हमें यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है किसी एपी के एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, तो यहाँ पर हमें एनवा पद ज्ञात करना है, अर्थात हमें ए एन का मान निकालना है। तो इसका सूत्र जो होता है ए धन एन माइनस 1 और डी, तो ये हमारा होता है एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। दूसरा यहाँ पे है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसे हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय हमें यहाँ पर लिखना है, क्योंकि थेल्स प्रमेय जो होता है वह कहता है यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु उन दोनों रेखाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अर्थात यदि मान के चलो ये ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी है और ये हमारा ई है, तो कहने का मतलब ये समान अनुपात मतलब ए डी, जो ए डी होगा बटा डी बी बराबर होगा ए ई बटा ई सी। तो ये कहता है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय। अगला प्रश्न है वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो जो वृत्त की छेदक रेखा होती है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं ये हमारा वृत्त है और ये हमारी छेदक रेखा है। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसी रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। चौथा है द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c के शून्यकों का गुणनफल। तो जो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा, तो उनके जो गुणनफल होता है वह होता है c बटा a। तो शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह होता है हमारा c बटा a। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि पांचवा प्रश्न है, यहाँ पर है वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त का जो स्पर्श बिंदु होता है, ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है और ये स्पर्श बिंदु, ये हमारा स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु क्या है कि यदि कोई रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है या टच करती है, तो उस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श रेखा। एक रेखा जो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श करती है, उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। चलिए छठवा हो जाएगा एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना होता है, उसका जो सूत्र होता है वह होता है थीटा बटे 360 गुणा क्षेत्रफल की बात करी इसलिए पाई आर वर्ग। तो ये हमारा होता है वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। तो हमने यहाँ पर देखा एक शब्द या वाक्य में उत्तर। अब हमने यहाँ पर 2024 के हमने 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया है। अब हम बात करेंगे 2025 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की। चलिए तो यहां पर हम देखते हैं 2025 में जो पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं, उनमें पहला प्रश्न जो हमें पूछा जा रहा है 2025 में वह है
सत्य असत्य, यहां पर हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है सत्य ऑब्लिक असत्य, हमें यहाँ पर बतलाना है। और सत्य ऑब्लिक असत्य में हमारा जो पहला प्रश्न है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो जो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल होते हैं वह बराबर नहीं होते हैं, अर्थात ये हमारा असत्य है। एक कैसा है, हमारा असत्य होगा। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है 1 2 1 3 एक समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये जो है समांतर श्रेणी नहीं, क्योंकि 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर देखें तो 1 में से 2 को घटाएंगे ऋण 1 आ रहा, तो ये दोनों बराबर नहीं है, अर्थात ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा सत्य, हाँ ये समांतर श्रेणी नहीं है। तीसरा प्रश्न है किसी बिंदु की बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का बाई निर्देशांक होती है। हम अभी चर्चा कर चुके हैं कि यदि हमारा ये है एक्स अक्ष, ये हमारा है वाई अक्ष, और यहाँ कोई बिंदु एक्स वाई है, ये बिंदु है एक्स वाई। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि बाई अक्ष से दूरी, ये हमारी बाई अक्ष से दूरी है। तो वाई अक्ष से दूरी जो है ये एक्स वाली बिंदु, ये एक्स निर्देशांक कहलाती है, वाई निर्देशांक नहीं होती है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा असत्य, ये हो जाएगा हमारा असत्य। चलिए चौथा प्रश्न है शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है वो पाई आर वर्ग होता है। तो पाई आर वर्ग जो होता है वृत्त का आयतन होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो शंकु का आयतन तो होता नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा असत्य, असत्य हो जाएगा। पांचवा है किसी घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या पीई है कि पी का मान जो है वह शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा है और 1 से छोटा या 1 के बराबर है। तो ये हमारा सत्य है कि जो प्रायिकता का मान होता है वह शून्य के बराबर या शून्य से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो हमने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 में 5 प्रश्न यहाँ पर हमने देखे हैं। इसका छठवां प्रश्न है कि दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल, जो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल है वह संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है। तो यह भी हमारा असत्य है, ये भी हमारा क्या है, असत्य है। और यहाँ पर ये उत्तर भी दिए गए हैं। ठीक है, तो हमने पहले प्रश्न में देखा सत्य ऑब्लिक असत्यों को हमने यहाँ पर देखा है। अब बात करते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 की, जिसमें कहा गया है सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर हमें सही जोड़ियों को मिलाना है, स्तंभ आ और स्तंभ बा हमें यहाँ पर दिया गया है। चलिए तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है 9 सेक स्क्वायर ए ऋण 9 टेन स्क्वायर ए, अब भी हमने देखा था तो इसका आंसर कितना आता है, 9 ही आ जाता है। तो यहाँ पर एफ हमारे लिए दिया गया, तो ये हमारा हो जाएगा पहला। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पर दिया गया है 1, ये हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है sin 0 का मान क्या होता है 0, यहाँ पर हमें दिया गया है, ये तीसरा हो जाएगा। यहाँ पर चौथा है कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहा गया है तो यही हमारे क्षेत्रफल का सूत्र है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा चौथा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगला है पांचवा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो अर्धगोला होता है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है हमारा 2 पाई आर वर्ग। यहाँ पर जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है हमारा 2 पाई आर वर्ग, ये हमारा हो जाएगा पांचवा। और अब हमारा रह गया छठवां, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ऊपर की सतह को भी शामिल कर लिया है, तो हो जाता है 3 पाई आर वर्ग, ये हो जाएगा हमारा छठवां प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रकार हमने इन सही जोड़ियों को यहाँ पर हमने हल किया है। हम बात करते हैं अब प्रश्न क्रमांक 3 की। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 जो है उसमें कहा गया है कि एक शब्द या वाक्य में हमें यहाँ पर उत्तर देना है। तो पहला जो है वह कहता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप, हमने देखा था कि जो द्विघात समीकरण होता है वो ax वर्ग धन vx धन c बराबर 0 होता है, ये हमारा होता है द्विघात समीकरण। और हम कह सकते हैं a बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, हमारा दूसरा है दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। तो दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, एक हमारी समरूपता की शर्त है। और दूसरी जो है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो समरूपता की दो शर्त होती हैं कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं, दूसरी होती है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। चलिए
तीसरी हम बात करें तो मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 y1 की दूरी, तो इसके लिए सूत्र हो जाता है रूट के अंदर x1 का स्क्वायर हो जाता है धन रूट के अंदर ही x2 का स्क्वायर हो जाता है धन लगा के। तो x2 ये बाय 1 x1 y1 बिंदु है तो x1 का स्क्वायर धन y1 का स्क्वायर, ये होता है हमारा सूत्र। अगला है प्रश्न क्रमांक 4 यहां पर दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं कि किसी खंबे की छाया और ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है। यदि खंबे की छाया और ऊंचाई जो है बराबर है तो बनने वाला कोण जो होता है उनके बीच में जो उन्नयन कोण होता है वह 45 अंश का होता है। अगला यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 जो है कि कोण थीटा एवं त्रिज्या आर वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, अब भी हमने देखा था कि चाप की लंबाई थीटा बटे 360, चाप की लंबाई बतलाना इसलिए 2 पाई आर यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर छठवां प्रश्न है 20 और 40 का वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु लिखिए। तो 20 और 40 का जो वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु होता है उसको निकालने के लिए हम 20 धन 40 करेंगे और बटा कर देंगे 2 और 20 और 40 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 60 और 60 बटा 2 तो 60 बटा 2 मतलब हो जाएगा हमारा 30, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 30। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो प्रश्न क्रमांक 4 में हमें यहाँ पर चुनना है सही विकल्प, और सही विकल्प में हमारा पहला प्रश्न है संख्याओं 6 और 20 का एचसीएफ। ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि संख्या जो 6 और 20 है एचसीएफ क्या है। इसके पहले भी हम देख चुके हैं कि यह प्रश्न पूछा गया है। तो 6 और 20 का जो एचसीएफ होता है वह होता है हमारा 2, क्योंकि 2 का भाग जो है वह 6 में भी जाता है और 20 में भी जाता है एचसीएफ। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो समीकरण निकाह जो हमें दिए गए हैं a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का क्या हल होगा। तो हम चूंकि जानते हैं यदि तीनों अनुपात आपस में बराबर दिए गए हैं तो उसका आंसर होगा यहाँ पर अनंतः अनेकल, डी ऑप्शन जो होगा इसका आंसर होगा। यहाँ प्रश्न क्रमांक 3, द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c के मूल वास्तविक और बराबर हैं। अभी हमने देखा था कि यदि मूल वास्तविक और बराबर हैं तो विविक्त कर का मान क्या होता है 0 होता है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कि विविक्त कर मतलब b स्क्वायर ऋण 4ac का मान 0 के बराबर है, तो ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो है प्रश्न क्रमांक 4, इसमें जो दिया गया है यहाँ पर जो प्रश्न 4 है वह है एपी समांतर श्रेणी दी गई है 2 4 6 8 10 इस तरीके से समांतर श्रेणी है। 10वां हमें पद ज्ञात करना है, तो 10वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10वां पद निकालना है a10, तो a10 के लिए हम क्या लिखेंगे a धन 9d और a का मान यहाँ पर दिया गया है 2 धन 9 d का मान, चूंकि देखें 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पर d का मान भी 2 है। अब हम देखते हैं 2 धन 9 दूनी 18 और 18 में 2 जोड़ेगा तो क्या जाएगा 20, तो यहाँ पर जो 10वां पद जो होगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन 20। यहाँ पर है 5वां कि बिंदु 2 3 तथा 4 1 के बीच की दूरी। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। और यहाँ पर जो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी होगी उसको हम सरलता से निकालें तो 4 में से 2 को घटाएंगे तो बचेंगे 2 और 2 का स्क्वायर होता है 4। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें 1 में से घटाएंगे 3 को तो बचेगा ऋण का 2 और ऋण का 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 ही होता है और 4 और 4 8 और 8 का हम लगा देंगे वर्गमूल, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 करणी 2 या 2 वर्गमूल 2। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, नहीं दिया गया, लेकिन हमें करणी 8 दिया गया है जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया गया है। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 का जो छठवां क्वेश्चन है प्रश्न है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त पर यदि हम एक वृत्त को देखें, ये हमारा वृत्त है, तो वृत्त पर हम कितनी भी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इस तरीके से वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हम खींच सकते हैं। लेकिन यदि वृत्त पर पूछा जाता समांतर, यदि वृत्त है और वृत्त पर समांतर पूछी जाती तो समांतर सिर्फ 2 ही रेखाएं खींची जा सकती हैं। यदि
रेखाएं पूछा जाता है तो अनंत, यदि समांतर पूछा जाता है तो 2। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न, और 2025 का ये अंतिम प्रश्न है वस्तुनिष्ठ का, और जिसमें पूछा गया है कर्णी 2। हम पहले भी देख चुके हैं कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णी 2 कैसी संख्या है? अपरिमेय। प्रश्न क्रमांक 2 है, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह क्या कहलाएगा? तो जिसकी घात 3 है तो वह कहलाएगा त्रिघात बहुपद। अगला प्रश्न 3 है, एपी 3/2, 1/2, ऋण 1/2, ऋण 3/2 का सार्वांतर। तो सार्वांतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? 1/2 में से घटा देंगे हम 3/2 को। तो चूंकि 2 है तो यहाँ पर तो 2 ही आएगा बटे में, और यहाँ पर 1 ऋण 3 होगा तो बचेगा ऋण का 2। तो देखो यहाँ पर बटे में भी 2 है, 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ऋण 1। तो यहाँ पर जो डी होगा सार्वांतर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऋण 1। चौथा प्रश्न यहाँ पर हम देखें तो चौथा प्रश्न में कहा गया है कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज, सभी सर्वांगसम त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। ये सभी सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। पांचवा प्रश्न है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, अभी जैसे आ गया था त्रियक छेदी, तो यहाँ पर हम सीधा कहेंगे छेदक रेखा। 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करती है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वृत्त को, तो वो कहलाती है छेदक रेखा। छेदक रेखा। अगला प्रश्न है छठवां, किसी घटना ई के लिए पीई मतलब किसी घटना के होने की प्रायिकता धन किसी घटना के ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? तो उसका आंसर होता है 1। तो किसी घटना के होने की प्रायिकता और ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1 होता है। तो अब हम बात करेंगे 2026 के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पर। तो जो 2026 में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं वह हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर जो पहला प्रश्न है वह है हमारा सत्य असत्य। यहां पर जो पहला प्रश्न लिया गया है 2026 की परीक्षा में, बेसिक प्रश्न पत्र की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें प्रश्न है, यदि द्विघात बहुपद ax वर्ग धन bx धन c a बराबर नहीं है 0 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो ये सत्य है क्योंकि ये क्या होता है? c/a ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है त्रिभुज जो है दूसरा, सभी त्रिभुज सभी समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं। तो जो समरूप त्रिभुज होते हैं सदैव सर्वांगसम होते हैं, ये हमारा असत्य है। ये हमारा असत्य होगा क्योंकि सभी सर्वांगसम यदि त्रिभुज होते तो समरूप होते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं, ये हमारा असत्य हो जाएगा। तीसरा है हमारा बिंदु P जो AB है कि मूल बिंदु से दूरी a² धन b² होती है, तो ये हमारा सत्य है। तो इन दो, यदि एक बिंदु मूल बिंदु है और एक बिंदु AB है तो उन दोनों के बीच की दूरी रूट के अंदर a² धन b² होती है। चौथा है, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, ठीक है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। तो उन्नयन कोण की बात करी है और ये ऊपर है तो ये हमारा हो जाएगा सत्य। यदि नीचे होता तो वो हो जाता हमारा असत्य क्योंकि वहां अवनमन कोण बनता है। बात करें हम पांचवें प्रश्न की, तो पांचवा प्रश्न यहां पर है कि त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि πr वर्ग होती है। तो ये गलत है, असत्य है, क्योंकि वृत्त की परिधि जो होती है वह होती है 2πr, और ये जो πr वर्ग है ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ये क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। छठवा है, किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग होता है। तो ये हमारा हो जाएगा सत्य, ये हो जाएगा हमारा सत्य। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सही जोड़ियां यहाँ पर दी गई हैं, और पहली जो सही जोड़ी में कहा गया है cos a इंटू sec a, तो cos sec का उल्टा होता है, इसलिए cos a इंटू sec a जो है वह हो जाएगा हमारा 1, जो कि हमारा ई में दिया गया है। दूसरा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है 6a वर्ग। क्षेत्रफल की बात की गई, संपूर्ण की बात की गई है तो 6, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा। अगला है कोण थीटा वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणा πr वर्ग, ये हमारा हो जाएगा तीसरा आंसर।
चौथा है टेन 30 का मान, तो टेन 30 का मान जो होता है 1/3 जो होता है वो टेन 30 का मान होता है, ये हमारा चौथा हो जाएगा। पांचवा हमें कहा गया है एक वृत्तीय क्षेत्र या चक्ति का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल या चक्ति का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर वर्ग होता है, तो ये हो जाएगा हमारा पांचवा। और यहाँ पर अगला दिया है अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन जो होता है 2/3 पाई आर क्यू जो होता है ये अर्धगोले का आयतन होता है। तो लगभग प्रश्न जो हैं 2026 में पूछे गए हैं वह 2023, 24, 25 के ही प्रश्न हैं इसमें, तो द्वितीय परीक्षा में भी इन्हीं से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो इन वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों को जरूर हल कर लें, जरूर उनको याद कर लें। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 जो है हमारा, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में यहाँ पे हमें उत्तर देना है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, दृष्टि रेखा को परिभाषित कीजिए। तो दृष्टि रेखा हमने बात की थी, यदि कोई व्यक्ति है जिसकी आंख है और यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, यदि हम इस झंडे को देख रहे हैं तो यहाँ से मतलब इससे यहां पर हम देखें कि ये जो आंख है, आंख से ये जो वस्तु है इनको मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा तो हम कहेंगे प्रेक्षक की आंख से देखी जाने वाली वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0, a बराबर नहीं 0 के मूल ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो मूल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह है द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, वह होता है x बराबर ऋण v धन ऋण रूट के अंदर b वर्ग ऋण 4ac बटा 2a। तो ये हमारा होता है द्विघाती सूत्र या मूल ज्ञात करने का सूत्र। तीसरा प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर कहा गया है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है एक। कितना होता है? एक होता है। समस्त घटनाओं का योग क्या होता है? एक होता है। चौथा है रैखिक समीकरण योग में a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 के आश्रित और संगत। देखो आश्रित और संगत कहा गया है, संगत के लिए दो शर्त हमने चर्चा की थी, आश्रित कहा गया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। अगला है पांचवा वृत्त की छेदक रेखा को परिभाषित कीजिए। तो अभी हमने देखा था कि एक वृत्त है, तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी छेदक रेखा की परिभाषा हो जाएगी। अगला है छठवा कि दो त्रिभुजों की भुजा 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 समरूपता की कसौटी लिखिए। प्रत्येक त्रिभुज की एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दूसरे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की कैसे होगी? वो समानुपाती होंगी। तो ये उसकी समरूपता की कसौटी यहाँ पे होगी। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसमें कहा गया है एक सब यहाँ पर दिया गया है सही विकल्प चुनना है। प्रश्न क्रमांक 4 में हमें सही विकल्प चुनना है, जिसमें पहला है रैखिक बहुपद ax धन b जहां a बराबर नहीं है 0 का शून्य। मतलब जो ax धन b जो हमें दिया गया है इसका शून्य क्या होगा? तो हम b का पक्षांतर करेंगे तो धन का ऋण का हो जाएगा, तो अर्थात ऋण b बटा a आएगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन सी दिया गया है ऋण b बटा a, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 2 है इसमें वह है किन्हीं दो सह अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वह कितना होता है? तो जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका एचसीएफ होता है 1। तो हमें इसको याद रखना है कि सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। अगला प्रश्न है तीसरा, यहाँ पे है द्विघात समीकरण जो दिया गया है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 जहां a बराबर नहीं है 0 का विविक्त कर। जो विविक्त कर होता है वो होता है हमारा v वर्ग ऋण 4ac। ये हमारा विविक्त कर डी कैपिटल से हम प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा विविक्त कर होता है। तो जो विविक्त कर का मान होता है v वर्ग ऋण 4ac जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया गया है।
अगला जो है प्रश्न क्रमांक 4 जो है कि बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो हम जानते हैं कि यदि मान के चलिए यहां पर ये है और ये हमारा होता है एक्स अक्ष और ये हमारा होता है वाई अक्ष, और यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है अर्थात यहाँ पर x का मान क्या होगा 0, तो यहाँ पर x का मान 0 होगा और y हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं x की वैल्यू 0 कहाँ दिख रही है, ये है 0, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें प्रश्न क्रमांक 5 जो इसमें दिया गया है कि साइन 30 अंश का मान, तो साइन 30 का मान होता है 1/2 जो कि ऑप्शन ए में हमें दिया गया है। छठवां, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है, तो बाह्य बिंदु यदि हमारे पास यहाँ पर है, ये वृत्त है तो ये बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु से यदि स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो उनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2, जो कि ऑप्शन हमें बी में दिया गया है। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। यहां पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 5 में कहा गया है हमारे लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसमें पहला प्रश्न है त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या, तो त्रिघात बहुपद है इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पर दूसरा है एपी हमें दी गई है ऋण 3 ऋण 1/2 का सार्वअंतर, तो सार्वअंतर निकालने के लिए हम अगले पद मतलब ऋण 1/2 में से ऋण का 3 घटाएंगे, तो चूंकि ऋण और ऋण धन हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा हमारा 5/2, तो यहाँ पर सार्वअंतर जो होगा वो होगा हमारा 5/2। चलिए हम अगले प्रश्न क्रमांक 3 इसमें देखते हैं। जो तीसरा है भिन्न अमाप वाले सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं, तो सभी वृत्त जो होंगे कैसे होंगे, भिन्न अमाप है, उनकी अलग अलग माप हैं, तो वो कैसे होते हैं, समरूप, वो कैसे होंगे, समरूप होते हैं, वो कैसे होंगे, हमारे समरूप होंगे। चौथा है वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर वो क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या पर वो क्या होगी, लंब। कैसे, यदि ये हमारा वृत्त है और ये हमारी स्पर्श रेखा है, ये वृत्त का केंद्र है और ये हमारी त्रिज्या है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण जो होता है वो होता है 90 अंश, अर्थात वो कैसी होती है, लंब होती है। पांचवा है एक निश्चित घटना की प्रायिकता, एक निश्चित घटना जो होती है उसकी प्रायिकता होती है 1, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। अगला छठवां प्रश्न जो है इसका, किसी बिंदु की खालिस्तान अक्ष से दूरी को उस बिंदु की कोटि कहते हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एक हमारा एक्स अक्ष है और एक हमारा वाई अक्ष है, और इस चतुर्थांश में एक बिंदु जो एक्स वाई है। यहाँ पर हम जानते हैं कि जो एक्स होता है वह हमारा भुज होता है और वाई हमारी कोटि होती है। चूंकि हमें यहाँ कोटि को बतलाना है तो कोटि जो होती है हमारे वाई निर्देशांक होती है, अर्थात वह एक्स अक्ष से दूरी होगी। एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वह हमारा वाई निर्देशांक कोटि होती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष से दूरी। तो इस प्रकार हमने इस लेक्चर में 2023 से लेकर 2026 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।